डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रणवीर है और मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक मिठाई की दुकान चलाता हूँ। मेरी ये मिठाई की दुकान बहुत अच्छी चलती है। रुपए भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कमाए हैं, लेकिन सच बताऊँ, जितना खुश मुझे होना चाहिए उतना खुश नहीं हूँ मैं। हर कोई कहता है तेरी तो किस्मत ही बहुत तेज़ है, कितने रुपए कमाता है, महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं तेरे पास, लेकिन क्या बताऊं, दिल सूना सूना सा है, खाली खाली सा है। अपनी इस कहानी की शुरुआत मैं यहाँ से नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कैसे पहुँचा वो भी आपको बताना चाहूँगा। ये मिठाई की दुकान मेरे पिता भी चलाया करते थे। उस समय ये मुंबई शहर उतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये छोटी सी दुकान को कैसे हम दोनों ने मिलकर बड़ा किया, मेहनत थी हमारी। लेकिन उसके बाद मेरे पिता थोड़े बीमार रहने लगे। माँ भी पहले से ही बीमार थी, तो दुकान का काम मैं करने लगा। घर में खुशहाली आती जा रही थी। मेरे पिता की सेहत तो ठीक थी, लेकिन उनके घुटने काम नहीं करते थे। और मैंने अपने पिता को कहा, हाँ, आप बुढ़ापे में पहुंच गए हैं, आपको जिंदगी जीनी चाहिए, काम मैं कर लूँगा। अपने माँ बाप को सच बताऊँ तो ऐश बहुत करवाई, घूमे फिरे, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मैंने अपने पिता को कहा था, पिताजी, आप मेरे लिए लड़की ढूंढना चाहते हैं, मैं वो खुद ढूंढ लूँगा, आप ऐश कीजिए, जिंदगी के मज़े लीजिए, घूमिए फिरिए, काम मैं खुद कर लूँगा। लेकिन धीरे धीरे उम्र निकलती जा रही थी। 30 साल की उम्र में अपने माता पिता को मैंने यह कहा था, और उन्हें लगा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी। उससे पहले भी मिठाई की दुकान पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया करता था, अमीर बनने की चाह थी। धीरे धीरे उम्र गुजरती चली गई। ऐसा नहीं कि मुझे किसी से लगाव नहीं हुआ, लेकिन धोखे मिले मुझे। 1 महीने में समझने लगा, जो लड़कियां आपके रुपए पर नज़र रखती हैं वो आपसे रिश्ता नहीं निभाना चाहती, बल्कि वो बस पैसों के पीछे होती हैं। और कुछ लोग धोखा देकर दूर चले जाते हैं। हर एक लड़की में मुझे धोखेबाज नजर आने लगी, तो प्यार करता तो किससे करता। धीरे धीरे उम्र जब बढ़ती चली जाती है, अकेलेपन का एहसास होने लगता है। 40 साल की उम्र हो चुकी है मेरी। रिश्ते तो बहुत आए। जब उन लड़कियों के बारे में मैंने पता लगाया, कोई भी अच्छी लड़की नहीं थी, और मैं किसी ऐसी लड़की को घर लेकर नहीं आना चाहता था जिससे मैं प्यार ही नहीं कर पाया। लेकिन जब 40 साल की उम्र हो चुकी हो, आपकी नज़रें हर तरफ घूमने लगती हैं कि क्या इस दुनिया में मेरे लिए कोई लड़की नहीं बनी। फिर आप सोचने लगते हैं शायद आपको पूरी ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी होगी। लेकिन कभी कोई लड़की पसंद आ ही नहीं रही, कोई ऐसी जो बड़े प्यार से मेरी तरफ देखे, मेरे रुपयों से प्यार ना करे, मुझसे प्यार करे। कैसे मिलेगी? और जब मैंने रोते रोते अपने दोस्त को ये कहा था, तो उसने कहा, गाड़ी देख तेरी, जी वैगन, इस गाड़ी में घूमेगा तो तुझे क्या लगता है तुझे कैसी लड़कियां मिलेंगी? वो लड़कियां जो पैसे के पीछे भाग रही होंगी। गाड़ी छोड़ दे, ट्रेन में सफ़र कर, बस में सफ़र कर, और कोशिश कर ढूंढने की। शायद तेरी किस्मत में कोई ऐसी लड़की लिखी हो जो इन महंगी गाड़ियों के पीछे नहीं, बल्कि तेरे पीछे आए। उसकी अब बात ने मेरे दिल में छेद कर दिया। पहली बार आंखें खुल गई और महसूस हुआ कि मैं रुपए के पीछे भागता रहा, मेहनत तो करता रहा, लेकिन इसी रुपए ने मुझे धोखे दिलवाए। घाटे पर घाटे हुए, धोखे पर धोखे मिले। लेकिन अगर मैं इन रुपयों से थोड़ी दूरी बना लूं तो नुकसान तो नहीं होगा। फिर क्या,
अपने माता पिता को मैंने ये कह दिया कि अब घूमने की बारी मेरी, बूढ़ा तो मैं भी हो गया हूँ। माँ की आंखों में थोड़े आंसू थे, निराश पिता भी थे, लेकिन अब मैं जिंदगी जीना चाहता था। बस से सफ़र करना, ट्रेन से देश घूमने के लिए निकल जाना, बस यही करने लगा। और यकीन कीजिए, पहली बार अच्छा एहसास हुआ था और मुझे लग रहा था अब अगर कोई लड़की मेरे करीब आएगी, मेरे पैसों के पीछे नहीं आएगी, मेरे पीछे आएगी। और ऐसा मैं पहले भी कर सकता था। भगवान तूने देर क्यों की है? और मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा देर हो जाए। कोई तो ऐसी लड़की मिल जाए जिसे देखकर दिल की धड़कन तेज हो जाए, जिससे मुझे प्यार हो जाए। और भगवान ने पता नहीं क्यों शायद मेरी सुन ली। स्टेशन पर बैठा हुआ था। ट्रेन 1 घंटा देर से आने वाली थी। मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे लगा 1 घंटा ही देर होगी, लेकिन जानकारी मिली कि 3 घंटे मुझे यहाँ पर बैठना होगा। सोचने लगा मैं, स्टेशन पर बैठे रहना सही होगा या शहर घूमना सही होगा। तो दिल ने कहा बैठा रहता हूँ, वैसे भी अच्छा लग रहा है ना, नई नई जगह घूम रहा हूँ, इस जगह को भी महसूस करता हूँ। अचानक जिस बेंच पर मैं लेटा हुआ, एक प्यारी सी आवाज़ आई, सुनिए ज़रा आप उठ सकते हैं, मुझे बैठना है यहाँ पर, 1 मिनट बस खाने के लिए बैठूंगी, फिर आप लेट सकते हैं। मैं उठा, चलो किसी की मदद ही कर देता हूँ। जैसे ही मेरी आंखें खुली, उस लड़की पर मेरी नज़र पड़ी। बेहद खूबसूरत थी और देखने में लग रहा था उसकी उम्र भी मेरी उम्र के बराबर ही होगी। 35 साल की होगी या 40 साल के करीब होगी। पता नहीं क्यों उसका चेहरा एक बार ऐसा लगा जैसे मैंने कहीं देखा हुआ है, सपनों में कहीं। होता है ना कभी कभी किसी का चेहरा आंखों में छप जाता है, लगने लगता है कि क्यों इसे देखा देखा सा लग रहा है। ये शायद ऊपर वाले का करिश्मा ही है कि जिसके साथ जोड़ी बनी होती है आभास पहले ही होने लगते हैं। मैं उठा, एक तरफ बैठा और वो लड़की समोसे लेकर आई थी। 2 समोसे। भूख लगी होगी उसे। बार बार ट्रेन की तरफ पीछे मुड़ मुड़ कर देखे जा रही। उसकी वो ट्रेन पीछे खड़ी थी और जिस तरफ वो देख रही वहां से कोई उसे इशारे भी कर रहा। मुझे लगा उसका पति होगा। किस्मत हर बार साथ नहीं देती, कभी कभी आभास झूठे ही होते हैं। लेकिन मैं उसके चेहरे से नजरें हटा ही नहीं पा रहा और उसने दोनों समोसे खाए और फिर मुझे कहने लगी, देखिए आप भी समोसे ले सकते हैं सामने से, मैं कब से देख रही हूँ, आपकी नज़र मेरे समोसों में ही है। मैं हंसने लगा। कैसे बताता उसे? यही काम मैं करता हूँ। मिठाई की दुकान जहाँ हज़ारों समोसे मैं रोज़ बेचता हूँ, इसे खाने का तो मन ही नहीं करता। मैं अपने शरीर को फिट रखना पसंद करता हूँ। दुकान मिठाई की है, लेकिन अपनी दुकान से मीठा खाए हुए 10 साल हो चुके हैं। मैं बॉडी मेंटेन रखना चाहता था, लेकिन उसकी बातों ने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी और मैं कहने लगा, वो मैं अभी लेकर आता हूँ। जैसे ही सामने वाले उस स्टॉल पर पहुंचा, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की भी मेरे पीछे पीछे वहां पहुंच जाएगी। जैसे ही मैं 2 समोसे की मांग करने लगा, 10-10 रुपए के 2 समोसे थे वो। मेरे पास 500 रुपए का नोट। मैंने नोट निकाला और उस स्टॉल वाले ने कहा, भाई साहब देखो खुले दे दो, चेंज नहीं है मेरे पास। चेंज मेरे पास भी नहीं था, लेकिन अब समोसे की प्लेट हाथ में पकड़ी हुई थी। सोचने लगा अब वापस ही कर दूं। तभी वो लड़की साथ में खड़ी कहने लगी, भैया 6 समोसे पैक कर दो, पापा के लिए लेकर जाने हैं, पापा कब से बोले जा रहे हैं और ट्रेन अभी 15 मिनट में निकलने वाली है, जल्दी लगा दो ना। मेरी तरफ देखा उसने और मैं हाथ में 500 रुपए का नोट लेकर वहां खड़ा। तब उस लड़की ने कहा, क्या हुआ, चेंज नहीं है आपके पास? भैया मेरे से काट लेना, आप खाइए, एंजॉय कीजिए। पहली बार किसी लड़की ने मेरे लिए कुछ किया था। आज तक किसी लड़की से नहीं मिला जिसने मेरे लिए कुछ लाया हो। हर बार हर लड़की ने सिर्फ मांगा था कि मैं तो अमीर हूं। इस लड़की ने समोसे का बिल दिया, रुपए चाहे 20 थे, लेकिन मेरे लिए 20 लाख से ज्यादा थे। उसके पापा हैं, वो वहीं पर खड़ा था और किस्मत देखिए, सामने जो समोसे बन रहे थे उस समय खत्म हो चुके और एक तरफ भीड़ ज्यादा थी, तो वो समोसे बनाने लगा और कहने लगा 10 मिनट, बस 10 मिनट लगेंगे। तो मैंने कहा ये 2 समोसे ले लीजिए।
फिर वो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं ये तो आप खाइए। मैंने मजाक में कह दिया, देखिए मैं इतने ज़्यादा खा नहीं पाऊंगा। तो उसने कहा, भैया 6 पैक करके रखना, अभी लेकर जाती हूँ, जब मन जाए तो हाथ ऊपर की तरफ कर देना। उस लड़की के साथ पीछे बेंच पर जाकर मैं बैठ गया था, उसकी तरफ देखे जा रहा। एक समोसा वो खाने लगी, एक समोसा मैं खाने लगा। सोचा नहीं था किसी अनजान के साथ इस तरह डेट पर आऊंगा, वो भी एक रेलवे स्टेशन पर। मुस्कुराती रही और कहने लगी, अकेले घूम रहे हैं, पत्नी को नहीं लेकर आए? मैंने कहा, मेरी शादी नहीं हुई। ये लाइन बोलने से इतना ज्यादा कतराता था मैं, शर्म आती थी। दोस्त जितने भी थे मेरे, 40 वर्ष की उम्र थी, सबकी शादी हो चुकी थी, सिर्फ मैं ही था जिसकी शादी नहीं हुई थी। तो शर्म के मारे बोलता तक नहीं था, शादी की बात आने पर घुमा देता था। लेकिन यहां उसने सवाल पूछा है, जबान से निकल गया और फिर वो हंसने लगी। अरे कमाल की बात है, इस उम्र में कम ही लोग हैं जो शादीशुदा नहीं होते, जैसे कि मैं भी। जब उसने ये कहा, यकीन कीजिए शर्मा रहा था, लेकिन एक बार खुशी की लहर दिल में दौड़ गई थी। फिर क्या, जब ये पता लगा कि मैं भी कुंवारा हूं, वो भी कुंवारी है, बस दोनों की बातें चलने लगी। वो अपने बारे में बताने लगी, मैं अपने बारे में बताने लगा। ना उसके बारे में अच्छे से मैं जान पा रहा था, ना मेरे बारे में अच्छे से वो जान पा रही थी। दोनों ही नर्वस लग रहे थे। ऐसा लगा मुझे कि वो मुझे जानना चाहती है और मैं भी उसे जानना चाहता था। उसकी बातों से मुझे ये पता लगा वो अपने पिता को घुमाने के लिए निकली थी। जैसे ही वो अपने बारे में बताने वाली थी कि वो कहाँ से है, सामने से समोसे वाले ने हाथ ऊपर की तरफ कर दिया। अरे ये लीजिए, आपके पैक हो गए हैं समोसे। और वो लड़की कहने लगी, 1 मिनट मैं अभी बात करती हूँ, समोसे लेकर आऊँ, पापा को दे दूँ, पापा ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। उसने वो समोसे पकड़े, ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी और मुझे इंतज़ार था। उससे अब दूर रहने का मन नहीं कर रहा, जान लूँगा कहाँ की है और फिर क्या, आना जाना तो लगा रहेगा। मैंने तो प्लानिंग तक कर ली थी, कैसे उसके पास जाऊँगा, कैसे उसके बारे में जानूँगा, क्योंकि उसने बता दिया उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं, उसे रुपए पसंद ही नहीं है और लड़के अपने रुपए की धौंस दिखाने लगते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, लड़कियां लड़कों के बराबर हैं। और उसकी बातों ने ऐसा जादू किया, सोचने लगा था यही तो वो लड़की है जो मुझे चाहिए थी, यही तो है, बता कहाँ की रहने वाली है, मन में ये मैं कहे जा रहा था। तभी ट्रेन चलने की आवाज़ हुई। मैं उठकर उस लड़की की तरफ जाना चाहता था और वो भी कहने लगी, 5 मिनट में ट्रेन चलने वाली है, पापा 1 मिनट में आती हूँ। वो बेंच के पास आई, जैसे ही बैठी अचानक कहने लगी, थोड़ी घबराहट हो रही है। मैं क्या कहता, जल्दी बता दे। मैंने कहा, 1 मिनट में पानी लेकर आता हूँ। पानी लेने के लिए मैं आगे गया। ट्रेन थोड़ी थोड़ी चलने लगी थी। वो वहीं बेंच पर बैठी, कभी मेरी तरफ कभी पीछे, घबराहट भी हो रही थी उसे। अचानक मैंने जैसे ही पानी की बोतल पकड़ी, किस्मत देखिए उसका ढक्कन खुल गया या पहले से खुला था। शायद किसी की झूठी बोतल पकड़ा दी उसने कि मैंने दबाई, पानी पास की लड़की पर गिरा और उसका भाई गुस्सैल कहने लगा, लड़की छेड़ता है। पकड़ लिया उसने, भीड़ बढ़ने लगी, झगड़ा होने लगा और मैंने तो पैरों को हाथ लगाया, भाई माफ कर दे, पानी नहीं गिराया, जाने दे, क्या चाहिए तुझे। वो कहने लगा, माफी मांग। मैंने पैरों को सर लगाया और कहा, ये मेरी बहन, भाई मेरे जाने दे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, मेरी ज़िंदगी पर बनी हुई है। भीड़ ज़्यादा थी, कई लोग कहने लगे, ऐसे माफ़ी मांग, वैसे माफ़ी मांग। मैंने कहा, भाई मैंने कोई गलती नहीं की, जाने दो। 10 मिनट लगा दिए, भीड़ छंटने में समय लगा। जब उस लड़की ने कह दिया कोई बात नहीं, तो मुझे सबने जाने दिया। लेकिन जब मैं बेंच के पास पहुंचा, वह लड़की वहां मौजूद नहीं थी, सामने ट्रेन भी नहीं थी। वहीं पर रुका हुआ, गुस्से से भी भरा हुआ था, दिल भी टूटा हुआ था। कहाँ गई ट्रेन, ये ट्रेन किस तरफ गई है? भागा मैं वहां स्टेशन पर, पूछने लगा। ट्रेन के बारे में पता लगा तो मैं उस स्टेशन पर पहुंचना चाहता था। अगली ट्रेन कब है उसके बारे में बताया गया 4 घंटे बाद। मैंने कहा, बस स्टैंड कहाँ है? बस स्टैंड की तरफ भागा। जब बस स्टैंड से उस जगह पहुंचा,
पास में सबसे पहला स्टेशन जो भी था वो ट्रेन निकल चुकी थी। उसके बाद ना मैं उस ट्रेन को कभी कैप्चर कर पाया और ना उस लड़की को ढूंढ पाया। जितने स्टेशन थे घूमा, 4 दिन वहीं पर आगे पीछे घूमता रहा और फिर मायूस, कभी नहीं मिलेगी वो, चली गई। किस्मत मेरी ऐसी ही है, अधूरी सी, जो पूरी कभी हो ही नहीं पाई। 1 साल बार बार मैं उस स्टेशन पर आता कि कभी तो मिल जाए, नहीं मिली मुझे। पता नहीं मुझे ढूंढने के लिए आई भी होगी या भूल चुकी होगी। 1 साल गुजर जाने के बाद लगने लगा 41 का तो हो गया हूं, अब किसी और से प्यार नहीं होगा। वो मीठी मीठी सी यादें बस कुछ मिनट या कहूं आधे घंटे तक ही चली, लेकिन पूरी जिंदगी उन यादों से जी लूंगा मैं। उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, लेकिन घूमना नहीं छोड़ा। सोचने लगा घूमता रहूंगा, कभी तो शायद उस शहर में पहुंच जाऊं जब नजरें चले जाएंगी उसके चेहरे की तरफ। खुदा की रहमत होगी मुझ पर भी कि मेरी किस्मत भी जाग जाएगी। ये सोचते हुए घूमना शुरू कर दिया। हर जगह पर जाता था, सोचता नहीं था मैं शहर किस लिए मशहूर है, मेरा मकसद ही कुछ और हुआ करता था। ऐसे ही एक दिन मैं एक ऐसी जगह पहुंचा, मशहूर तो नहीं थी लेकिन फिर भी उसे टूरिस्ट प्लेस कहा जाता था। सोचे हुए शायद वो लड़की कभी वहां भी आएगी, हो सकता है किस्मत वहां पर मिला दे। वो मकबरा था, उस मकबरे के पीछे वाली वो दीवार के पास किसी को जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन पता नहीं उस दीवार पर लिखे हुए वो शब्द मुझे ऐसा लग रहा था कि कह रहे हैं आओ। मैं पढ़ने लगा, मुझे उर्दू नहीं आती थी, लेकिन उर्दू के शब्द मुझे हिंदी के आओ आओ जैसे लग रहे। मैं आओ आओ करता हुआ वहां पहुंच गया जो मकबरे की छत थी। छत नीचे गिरी और मैं मकबरे के उस नीचे वाले तहखाने में। ढम की वो आवाज गूंजी हर तरफ। फिर मुझे गालियां भी सुनाई दी। जो गलती मैंने की थी मुझे लगता है पिटूंगा मैं, लेकिन नीचे मेरे हाथ में एक बक्सा आ चुका था। अजीबो गरीब वो बक्सा जब मेरे हाथ में आया, हाथ में पकड़ा ही रह गया, उसका डिजाइन ही कुछ ऐसा था। मुझे वहां से बाहर निकाला गया, बक्सा मेरे हाथ में ही। बाहर निकलते ही गालियां सुनी, लेकिन नजरें झुकाए रखी। गलती मेरी थी, उर्दू में कुछ और लिखा है, मैं आओ आओ समझकर वहां चला गया। लेकिन जब बाहर निकला मैं बच गया हूं, ये सबको खुशी थी। बक्सा मेरे हाथ में, मैं सोचने लगा ये क्या, ये क्या बक्सा, ये बक्सा मेरे हाथ में कैसे आ गया। अरे नीचे गिरा था, मैं पत्थर को पकड़कर ऊपर निकलना चाहता था, तो ये तो बक्सा था जो हाथ में आ गया। पागल हूं मैं, छोड़ा ही नहीं मैंने। फिर एक तरफ होकर उस बक्से को खोला, वहां कोई हंसा था, जोर से हंसा था। महसूस हुआ मुझे ये कौन है पागलों की तरह हंस रहा है। हंसने की आवाज हर तरफ गूंजी जो सिर्फ मुझे सुनाई दी। मैं तो डर गया, बक्से को एक तरफ फेंका और फिर वहां से निकला। होटल के अपने कमरे में आ चुका था, लेकिन रात के वक्त वैसी हंसी जब वहां पर सुनाई दी। वक्त 9 बजे का था। घबराया, रिसेप्शन पर गया और उन्होंने कहा कौन सी हंसी, आपके साथ में कमरों में कोई नहीं रह रहा, रात का वक्त है, आपको नींद आई होगी। यह सुनकर मैं अपने कमरे में वापस आ गया। दूसरी बार हंसने की वो आवाज ने मुझे डराया। दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वहां एक काले रंग का आदमी खड़ा था। एक टांग थी उसकी, एक 2 टांगे जुड़कर जैसे एक बनी हूं। मैं घबरा गया, भूत है ये, भूत। और सामने से उसने कहा जनाब मैं कोई भूत नहीं हूं, आपका आखिरी बार शुक्रिया करने के लिए आया हूं। आप डर रहे हैं तो मैं चला जाता हूं। मैंने खुद को संभाला क्योंकि उसकी बातें डरावनी नहीं लग रही थी। वो शुक्रिया कह रहा है तो कोई अच्छा ही होगा, लेकिन एक टांग कैसे। मैंने पूछा तुम्हारी एक टांग कैसे, ये जुड़ी हुई है। उसने कहा जनाब मैं कोई प्रेत या भूत नहीं, मैं एक जिन्न हूं, आप डरिए मत, आप मुझे अपना दोस्त समझिए, मैं बस शुक्रिया करने के लिए आया हूं। मैं घबराया हुआ था। जिन्न के बारे में कहानियां सुनी थी, अलादीन भी देखा हुआ था मैंने, तो मुझे लगा ये मुझे कुछ देगा शायद, हो सकता है मुझे मार ही डाले। कहानियां दोनों तरह की सुनी थी, इसीलिए थोड़ा घबराया भी था, उत्सुक भी था कि
ये ऐसी चीज तो पहली बार देखी है। उसने कहा, जनाब, मैं उस मकबरे के नीचे 20 सालों से फंसा था। एक पागल जो बस मुझसे मदद चाहता था, मैंने उसकी मदद की, उसने बक्से में कैद कर दिया और मकबरे के नीचे फेंक दिया। ये मेरी किस्मत है कि आपके पैर उस मकबरे पर पड़े तो छत गिर गई और बक्सा आपके हाथ में लगा। आप कितने नेक इंसान हैं, आपने बक्सा खोल भी दिया। मेरे जैसे जिनको लोग आज़ाद नहीं करते, आपने कर दिया। आपका शुक्रिया करने के लिए आया हूँ, नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। आप बस मेरे दोस्त की तरह हैं। आप अगर कुछ चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ। बस फिर क्या, अलादीन वाला जिन। मैंने उसको कहा, क्या मैं जो चाहता हूँ तुम मुझे दे सकते हो? उसके बाद उस जिन ने एक बार आंखें बंद की और कहा, जनाब, आप भी बाकी इंसानों की तरह ही, सब इंसान जिनको देखते हैं धन दौलत ये वो मांगने लगते हैं। मैं शुक्रिया के बदले छोटी मोटी चीज़ बता सकता हूँ जो आप जानना चाहते हैं, कोई सवाल वगैरह। आप भी भुखमंगों की तरह मांगना ना शुरू कर दे। मैंने कहा, बस एक छोटी सी चीज़ है तो मैं बता ही देता हूँ। कर सकते हो तो भी बता दो, नहीं कर सकते तो भी ठीक है। जिंदगी तो वैसे भी कट रही है, ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए। जिंदगी जितनी मिली है ऊपर वाले ने दी है, उतनी तो मैं जी ही लूँगा, लेकिन थोड़ी मदद ही कर दो। उसने कहा, बताइए कैसी मदद? मैंने उसे अपनी कहानी बताई। किसी से प्यार हुआ था, वो कहाँ है, कौन है, नहीं जानता, तुम बता दो तो मेहरबानी होगी। उसने कहा, जनाब, एक छोटा सा नियम टूट जाएगा, ज़ाती जानकारी नहीं दे सकता। आपकी जिंदगी के कुछ घुमाव हैं, मैं आपका भविष्य देख सकता हूं, तो आपको एक जानकारी दे सकता हूं जो आप और मैं दोनों से जुड़ी है। कहते हैं ना, किस्मत हर एक से जुड़ी होती है। पूरी जिंदगी आप जिससे मिलते हैं, किस्मत है जो आपको जोड़ती है, और आपकी किस्मत मुझसे जुड़ी है, देख ली मैंने। मैं उस लड़की के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन यह बता सकता हूं उसे ढूंढना कैसे है। तो सौदा पक्का? मैंने कहा, बस कुछ भी जो मुझे उस तक ले जाए, मेहरबानी होगी। उसने कहा, जनाब, 20 साल पहले जिस पागल ने मुझे मकबरे में उस बक्से में कैद किया था, उस पागल को मैंने एक ताकत दे दी थी गलती से, दोबारा वो गलती करने वाला नहीं। वो चाहता था समय यात्रा करना, वो अपने प्यार से मिलना चाहता था, अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता था जो 40 साल पहले उसे छोड़ गई थी। वो मर गई थी, बस उससे मिलने की उम्मीद थी उसे, तो उसने मुझसे समय यात्रा करने वाली मशीन बनवाई। उसके पास कुछ था, उसने कहा, इस मशीन को उस मशीन में बदल दो, तो मैंने बदल दिया। फिर उसने समय यात्रा करके अपनी प्रेमिका से मिलकर अपनी खुशी जाहिर की और कहा, ये देखिए बक्सा, मुझे बक्से में कैद कर दिया, फिर मकबरे में फेंक कर चला गया। दुख लगा होगा, कोई बुरा लगा होगा। उसके पास अब भी वो यंत्र है, समय यात्रा यंत्र, जो मैंने उसके किसी वाहन को बनाया, मुझे याद नहीं आ रहा, 20 साल पहले की बात है। उसका एड्रेस दे सकता हूं। आपकी किस्मत उससे भी जुड़ी है। अगर मैं लड़की के बारे में अभी बता दूंगा तो आपकी किस्मत उस इंसान से जो जुड़ी है वो कभी पूरी नहीं होगी, और किस्मत का धागा एक सीध में चलता है, तो मैं उस सीध की जानकारी दे सकता हूं। बताइए, जानना चाहेंगे? मैंने कहा, ठीक है, ये भी ठीक है, समय यात्रा करने वाला कोई यंत्र। मैं उस समय में जाऊंगा, वहां वो लड़की जिससे मैं मिल नहीं पाया था, वहां मैं उस बेंच के पास जाकर बस एक सवाल पूछूंगा, कहाँ की रहने वाली हो, या उसके साथ ट्रेन में चढ़ जाऊंगा, कुछ तो करूंगा, जानकारी पालूंगा, बस बता दो। उसने बता दिया। पता लग गया मुझे उस आदमी के बारे में। है गरीब, लेकिन उसके पास समय यात्रा का यंत्र है, और ईमानदार भी है। बेईमानी से उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, बिल्कुल मेरी तरह। वो भी अधूरे प्यार के कारण दुखी रहा, मैं भी अधूरे प्यार के कारण दुखी, दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन मुझे उस जिन ने कहा था, जनाब, मेरे जाने का समय आ गया है, सावधान करना चाहता हूं, इंसान पागल है, मुझे कैद कर दिया था, अपना ख्याल रखिए। ये कहकर वो गायब हो गया। जनाब जनाब जनाब, ये 3 बार आवाज मेरे कमरे में गूंजी थी। अगली सुबह मैं निकलना चाहता था, उसी जगह, मुंबई में ही, वो आदमी मुंबई में ही है।
धारावी के एक घर में वो रहता है। बस फिर क्या, नाम पता लग गया था उसका, उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि एड्रेस पूरा बताया था जिन्होंने। अधूरी बातें वो नहीं करता। छोटी सी बात बताकर गया है, लड़की को ढूंढने की छोटी उम्मीद देकर गया है। मैं इस उम्मीद के सहारे अपनी जिंदगी को बदलने का मादा रखता हूं। धारावी में कोई ऐसा आदमी जिसे मनाने के लिए कुछ रुपए दूंगा वो मान जाएगा, ये सोचकर जी वैगन में बैठकर धारावी के उस घर के सामने पहुंचा था। अच्छे कपड़े पहने थे मैंने। दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। अंदर से आवाज लगा दी, भाग जा, जो भी है, आज मैं बाहर आने वाला नहीं, आज मेरा मन नहीं है। ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। ऐसा कौन सा इंसान है जो काम नहीं करना चाहेगा? सुबह सुबह 9 बजे मैं आया हूं। यकीनन सुबह काम पर जाने का ये वक्त होता है। शायद मुझे पहले पूछ लेना चाहिए। मैं सीधा घर पर ही आ गया हूं। उसे कोई परेशानी ना हो या ऐसा ना हो उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो और मैं गलत समय पर आ गया, तभी तो बाहर नहीं निकलना चाहता वो। तो आस पड़ोस में पूछ लेता हूं, और उसका नाम था हुसनैन। यकीनन अच्छा आदमी होगा, नाम तो अच्छा ही है। पड़ोस में पहुंचकर मैंने पूछा, जी हुसनैन जी से मिलना है। उस आदमी ने मुझे कहा, अच्छा तुम्हारा कौन सा बुरा वक्त आ गया जो हुसनैन से मिलना चाहते हो? मैंने कहा, बुरा वक्त नहीं, थोड़ा काम था। उसने कहा, अच्छा भाई कोई अच्छे ऑटो वाले के पास चला जा। अब हुसनैन से किसी को क्या ही काम हो सकता है। मैंने उसे कहा कि जो काम मुझे हुसनैन से है वो कोई और नहीं कर सकता। समझने की कोशिश कीजिए, वो घर से बाहर आना नहीं चाहते। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कि किसी की जान पर बनी हुई है। फिर उस आदमी ने कहा, अच्छा हालात ज़्यादा बुरे हैं तभी हुसनैन से मिलना चाहते हो। अगर तो ज़्यादा बुरे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हैं, फिर भी मैं कहता हूँ उसके चक्कर में मत पड़ो। बहुत अजीब आदमी है, बहुत अजीब। कुछ ऐसा जानता है वो जो कोई नहीं जानता। कुछ भी कर सकता है। इसे सब पता होता है बाकियों के बारे में। हो सकता है तुम्हारे बारे में भी कुछ पता हो उसे, इसीलिए बचकर रहना। अफवाह बहुत ज़्यादा फैलाता है वो। मैंने कहा, जी इधर उधर की बात मैं नहीं जानना चाहता, आप ये बताइए मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। उसने कहा, ठीक है अगर मिलना ही चाहते हो, दरवाज़ा वो खोलेगा नहीं। जब उसे घर के अंदर रहना होता है, जैसे अब वो आलसी है, बाहर नहीं निकलेगा। खाने का सामान ले आता है, 1 महीने घर के अंदर रहता है। शराब ले आता है। उसकी प्रेमिका बहुत समय पहले छोड़ गई होगी, उसकी यादों में खोया रहता है। इतने साल हो गए, 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब उसकी उम्र 60 साल होगी। सोच सकते हो, 20 साल का था, किसी लड़की से इश्क कर बैठा था, और उसके बाद अब हालात ऐसे हैं, भूल नहीं पाया है। उससे मिलना जो चाहता है, ऊपर देख, ऊपर खिड़की है ना, खिड़की से घुस जा अंदर, मना ले उसे। अब घर के अंदर है तो बाहर तो निकाल नहीं सकेगा। दरवाजे के ऊपर उसने बड़े बड़े फट्टे कीलों से गाड़ डाले हैं, निकाल नहीं सकता, तो बात तो करनी पड़ेगी। चला जा, अंदर चला जा। बस फिर क्या था, उसी खिड़की से छलांग लगाकर मैं अंदर, छोटी सी खिड़की थी। जैसे ही अंदर आवाज हुई, उसने मेरी गर्दन पर तलवार रख दी। फिर कहने लगा, दरवाजे पर कान लगाकर सुन रहा था मैं। वो पड़ोसी ने जो जो कहा तूने वैसा वैसा किया। एक तो वो कमीना मेरा अच्छा नहीं चाहता, ये खिड़की की बात बता देता है। हर जगह देख, हर जगह मैंने बंद करके रखा हुआ है। सांस भी तो लेनी होती है कमीनों, सांस भी तो लेनी होती है। खिड़की खुली रखता हूँ, छोटी सी जगह, उसमें से निकल कर आ जाते हैं कई बार। अब तू बता, जिंदा जाना चाहता है या मर कर? मैंने कहा, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मरना ही बेहतर है, मार डालो। उसने तलवार ऊपर की तरफ उठाई और पीछे फेंक दी। फिर कहने लगा, दुख ज्यादा बड़ा लगता है तेरा, मुझसे क्या ही काम हो सकता है। अब कोई सस्ता ऑटो वाला चाहिए, बता कितने में करवाना चाहता है। देख 100-200 कम करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। मैंने कहा, जी आपके ऑटो की जरूरत नहीं है, आपके उस यंत्र की जरूरत है जो आपको उस जिन ने दिया था। मेरी ये बात सुनते ही उसकी आंखें खुल गई और वो कहने लगा, जिन 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 की बात तुझे कैसे पता? मैंने कहा, मैं उसे बक्से से आज़ाद करके आया हूँ। फिर उसने पीछे की तरफ भागकर तलवार उठाई और कहने लगा, फिर तो तेरी गर्दन काट ही देता हूँ। मारने आएगा वो मुझे, उससे पहले तुझे मार ही डालूं। मैंने कहा, नहीं नहीं, देखिए वो बुरा नहीं है, आपको भला बुरा ज़रूर कह रहा था, लेकिन आज़ादी चाहता था।
चला गया। अब मैंने उसे आज़ाद किया तो मुझे एक काम था, मैंने उससे कुछ नहीं मांगा, मुझे अपना प्यार चाहिए। फिर क्या, उसने तलवार फेंक दी और रोने लगा। फिर कहने लगा, तो प्यार का चक्कर है, मैंने प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी उजाड़ दी, तू भी उजाड़ना चाहता है, भूल जा, लड़कियां अच्छी नहीं होती, अकेले रहना ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने कहा, मैं उसे पा ही नहीं सका, बस उसका एड्रेस जानना चाहता हूं। उसने कहा, मैं तुम्हें टेलीफोन डायरेक्टरी लगता हूं, एड्रेस ढूंढ के दूंगा। देख, वो यंत्र जिसके बारे में उसे जिन ने बताया है, उसका इस्तेमाल मैं अब नहीं करता, बहुत बुरा है, बहुत मुश्किलों में फंसाया उसने। और देख, मेरी एक आंख बंद लग रही है, इसमें कुछ नहीं है, नकली पत्थर डाला है जो आंख जैसा दिखता है, यानी मैं काना हूं एक आंख से, और उस यंत्र के कारण ये मेरी हालत हुई है। तुझे क्या ही बताऊं, छोड़, पुरानी कहानियां नहीं छेड़ूंगा, चला जा। तू समय यात्रा करना चाहता है, समझ गया हूं, उस समय में जाकर सिर्फ लड़की का पता लगाना चाहता है, वो तो वैसे भी लगा सकता है, उसका इस्तेमाल बड़ा भयानक है। मैं उसके पैर पड़ गया, मुझे मेरा प्यार चाहिए, आपके सिवा कोई उम्मीद नहीं है, बस मुझे ले चलिए, मुझे उस समय में ले चलिए। मैं उसके पैर पड़ता गया। उसने तलवार फेंकी और कहने लगा, एक तो प्यार की आग, मैं भी 40 साल पहले इसी तरह पागल था, तभी उससे समय यात्रा का वो यंत्र मांगा, और वो कमीना जिन्न, उसे मैंने जैसे कहा उसने वैसा कर दिया। भाई, कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बोल देता है, तो समझदार को चाहिए जैसे वो बोले वैसे थोड़े ना करना है, समझदारी से करना है। मैंने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाहते हैं। उसने कहा, जानना चाहता है उसने जो टाइम मशीन दी है वो क्या है? मैंने कहा, बताइए। उसने कहा, ये देख ऑटो, मेरा ये ऑटो है ना, ये 20 साल पहले मैं चलाया करता था, नया ऑटो लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, कमाई भी अच्छी होती थी। बस फिर क्या, उस जिन्न से मैंने एक ख़ास चीज़ मांगी कि मैं समय में पीछे जा सकूं। बस अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता था, देखना चाहता था, मरने से पहले दोबारा देख लूं, क्योंकि वो जिंदा नहीं रही थी, मर चुकी थी, तो उसे देखना चाहता था। मैंने कहा, मेरा नया ऑटो है, इसे बना दे। उसने ऑटो को समय यात्रा की मशीन बना दिया। अब ऑटो तो पुराना भी होता है, मैंने जो खरीदा था उसमें छोटी मोटी परेशानियां थी, जिसके बाद समय यात्रा की वो मशीन तो ये बन गया, लेकिन गड़बड़ के साथ। बाकी मेरा भी कभी कभी मन करता था खास समय जाना, खास जगह जाना, तो मैं कोशिशें करता गया। आंख देखी है मेरी पत्थर वाली, इसके कारण बनी है, लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। अब बता, अभी इसका इस्तेमाल करना चाहता है? तेरी भी एक आंख निकल सकती है, तुझे तो पत्थर की आंख भी नहीं मिलेगी। मैंने उसके ऑटो की तरफ देखा और फिर उसे कहा, जो भी हो, आप समय यात्रा तो करवा सकते हैं ना, ले चलिए मुझे मेरे प्यार के पास। और उसने कहा, चल बैठ। मैंने कहा, इसे बाहर नहीं निकालना, घर के अंदर ऑटो यहाँ चलाएंगे। उसने कहा, बस इसे संभाल कर रखना पड़ता है, तुम्हें क्या लगता है इस ऑटो को बाहर रखूंगा, धारावी में कोई उठा कर ले जाएगा, फिर क्या, वो तो समय बदल देगा ना, तेरे दादा को मार दे या मेरे दादा को मार दे, फिर हम बचेंगे नहीं। इसीलिए समय यात्रा की ये मशीन जो है ना, इसे ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। तू भी जो करना समझदारी से करना, और मैं तेरे साथ जाऊंगा ना, समझाता रहूंगा। चल बैठ, पीछे बैठ, अभी ऑन करता हूं। मैं छलांग लगाकर उस ऑटो के पीछे बैठ गया। 20 साल पुराना ऑटो था, कैसे चलेगा? क्या सिर्फ चलेगा? समय यात्रा करवाएगा तो कैसे करवाएगा, मुझे कुछ नहीं पता था। ऑटो के पीछे मैं बैठ गया, हुसनैन आगे बैठा। उसने जैसे ही सेल्फ मारी, आगे वाली दीवार पर ठा, वो बेहोश हो चुका था। मेरा सर भी आगे लगे उस बम्बू से टकराया था। उसके बाद सबसे पहले तो नीचे उतरकर मैंने अपने सर को सहलाया, जोर का झटका लगा था, और उसे भी हिलाया। वो उठकर कहने लगा, कौन है, कौन है? चोर 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 चिल्लाने लगा। मैंने मुंह पर हाथ रखा और कहा, ये मैं हूँ हुसनैन, पहचानने की कोशिश कर, यहाँ पर मैं आया हूँ, मैं रणबीर। फिर वो याद करने लगा, हाँ 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 हाँ, अरे यार ये क्या, ऑटो का गियर में किसने डाला? मैंने कहा, मुझे क्या पता, आपने डाला होगा।
उसने कहा, हाँ हाँ, कल रात को ज़्यादा शराब पी थी। एक तो यार अपनी प्रेमिका को याद जितनी बार करता हूँ 1-2 बोतल तो निगल ही लेता हूँ, माफ़ करना भाई। फिर ऑटो को पीछे किया। आगे की हेडलाइट जो पहले से टूटी हुई थी और ज़्यादा टेढ़ी हो गई। फिर वो कहने लगा, बैठो। मैंने कहा, पहले सेल्फ मार लो, उसके बाद बैठूंगा। उसने सेल्फ मारी, ऑटो स्टार्ट हो गया। और कमाल की चीज़ थी, ऑटो स्टार्ट था, आवाज़ अजीब सी आ रही। ऐसा लग रहा जैसे बड़ी भारी मशीनरी चल रही हो। वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी, लेकिन सिर्फ आसपास। फिर उसने कहा, बैठो, समय यात्रा करने वाले हैं, ये साधारण ऑटो नहीं है। नाम उसका हुसनैन था, लेकिन उसके एक नैन में कमी थी, इसीलिए डरता था पीछे बैठने के लिए। जैसे ही मैं पीछे बैठा, उसने पूछा, बताइए कहाँ जाना है। मैंने कहा, 1 साल पीछे। उसने कहा, कहाँ। मैंने कहा, नागपुर के वो रेलवे स्टेशन पर। फिर वो कहने लगा, चलिए सीट बेल्ट लगा लीजिए, हम समय यात्रा पर जाने वाले हैं। मैं बेल्ट को ढूंढने लगा। ऑटो में कौन सी बेल्ट होती है, बेल्ट कहाँ है बेल्ट। उसने कहा, ये सिर्फ तकिया कलाम है, कहते हैं ना, तो बैठ जाइए बस पकड़ कर, मैं ऑटो चलाने वाला हूँ। जैसे ही उसने स्पीड दी, आंखों के सामने रोशनी चुंधियाने लगी। ऐसा लग रहा था ये रोशनी की गति से भी तेज चल रहा है ऑटो। घर से गायब हो गए हम, सफेद सी रोशनी में निकलकर फिर हम पेड़ों के बीच। जंगल था ये, जंगल के बीच पहुंचकर फिर वो कहने लगा, आ गए। 1.5 साल पीछे वाली डाली है मैंने, जगह नागपुर डाला था। एक तो ये ऑटो ना पुराना था जब मैंने समय यात्रा यंत्र लगवाया। अब थोड़ा पता करना होगा। अब कैसे पता करें, नागपुर ही है ना, ऐसा ना हो किसी गार्डन के बीच हो। देखो, अब बार बार दबाने से कोई खास फायदा तो नहीं होने वाला। बाहर निकलिए, पता करिए, तब तक मैं इंतजार करता हूँ। पूछ कर आइए प्रेमिका से। मैंने कहा, ये जंगल है भाई, नागपुर का रेलवे स्टेशन नहीं है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ सांपों की पटरियां बनी होंगी? जंगल में नहीं जाना, नागपुर रेलवे स्टेशन। उसने कहा, पता तो कर लीजिए समय कौन सा है, उसके बाद देखते हैं कि सिर्फ समय में आगे पीछे जाना है या जगह में आगे पीछे जाना है। वो मैं कर सकता हूं। जंगल में भले ही वक्त दिन का था, लेकिन मैं पूछता तो किससे पूछता। तभी सामने से दहाड़ने की आवाज आई। ये आवाज शेर के दहाड़ने की थी। मैं ऑटो के बीच बैठ गया। मैं कहने लगा, निकाल निकाल, यहां पूछने जाऊंगा ना, जब वो पूछेगा मुझसे जवाब दे नहीं होगा, वो मेरी जान निकालेगा। फिर क्या, सच में पीछे शेर नजर आया। उसने ऑटो भगाना शुरू कर दिया, लेकिन जिस समय यंत्र को चलाना था उसे चलने में 30 मिनट लगते हैं, ये उसने मुझे तब बताया। एक बार समय यात्रा करने के बाद 30 मिनट लगते हैं दोबारा समय यात्रा करने में। पीछे शेर, उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। सोच कर देखिए, जंगल में हम ऑटो चलाते हुए शेर से बचते हुए भाग रहे थे। क्या हालात थे। मैं थर थर कांप रहा और पीछे कांच भी नहीं लगा था, पीछे लेदर लगी हुई। और लेदर यानी चमड़ा तो शेर एक पंजे से फाड़ देता है ना, लेकिन उसके जो नाखून होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। ना सिर्फ चमड़ा फाड़ेगा, पीछे से मुझे भी फाड़ देगा। वो शेर बड़ी तेजी से पीछे भाग रहा था और वो आदमी भले ही एक नैन से, एक आंख से ऑटो चला रहा, लेकिन चला बहुत तेज रहा। पेड़ सामने से आ रहे थे, बड़ी तेजी से निकालता हुआ शेर पीछे रह गया, ऑटो बहुत आगे। लेकिन किस जगह उसने हमें पहुंचाया। जंगल से निकलते ही हम एक सड़क पर थे, भीड़ भाड़ वाली ये सड़क। गाड़ियां नजर आ रही थी, ऑटो नजर आ रहे थे, लेकिन पीछे देखते हुए डरते डरते वहां से जब हम निकले, हाईवे पर एक जगह ऑटो रोका। 15 मिनट निकल चुके थे। एक गाड़ी को रोका, गाड़ी पुरानी पुरानी सी लग रही थी। पूछा मैंने उस गाड़ी वाले से, देखिए माफ कीजिए, ये जगह कौन सी है? उसने कहा, नागपुर। मैंने कहा, जी नागपुर रेलवे स्टेशन कहाँ पर, कितनी दूरी पर होगा, मुझे बता सकते हैं किस तरफ जाना है? उसने कहा, एक तो आ जाते हैं बाहर से, पता भी नहीं होता,
देखो हमारी गाड़ी को क्यों रोका तुमने, किसी और से पूछो, साइड में वो जूस वाला लगा है उससे पूछो। मैंने कहा भाई साहब बता दो ना, अब जूस वाले के पास जाएंगे उससे अच्छा आप बता दो ना। उसने गाड़ी भगाई तो हमें जूस वाले के पास जाना पड़ा। जूस वाले के पास पहुंचकर मैंने पूछा भाई रेलवे स्टेशन कहाँ है। उसने कहा 7 किलोमीटर दूर, सीधे निकल जाओ, उसके बाद आगे वाला बाजार आएगा, वहां से लेफ्ट ले लेना, किसी से पूछना, सीधे निकलने का रास्ता है नागपुर रेलवे स्टेशन की तरफ। फिर जैसे ही मैं ऑटो के पास आया, हुसनैन ने कहा साल पूछना, साल 1 साल पीछे ही आए हैं, थोड़ी गड़बड़ ना हो गई हो, ऑटो कभी कभी ना उल्टा पुल्टा कर देता है। उसकी बात सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि जो गाड़ियां नजर आ रही थी सच में पुरानी वाली नजर आ रही थी। 1 साल में इतनी पुरानी गाड़ियां नागपुर में कहां से आ गई। भले ही गाड़ियां थी लेकिन सच में सड़कें खाली और पुरानी पुरानी क्यों लग रही थी। जूस वाले से पूछा मैंने, देख भाई कल ना शराब बहुत ज़्यादा पी तो दिमाग घूम गया है, पता नहीं कुछ याद नहीं आ रहा, भाई मेरे ज़रा बता यार ये साल कौन सा चल रहा है। उसने कहा भैया ये 2006। मैंने कहा भाई 2006, 2025 से 2024 में आना था, ये 2006 में कहाँ से आ गए। भागा मैं हुसनैन की तरफ, बताया उसे भाई 2006। और फिर क्या, मेरे दिमाग में ये भी आया, ऑटो चलाकर जंगल से हम बाहर निकले हैं, ये नागपुर तो लगता नहीं, नागपुर के आसपास ऐसा कोई जंगल तो है नहीं जो इतनी आसानी से हम पहुंच जाएं। मैंने जूस वाले को धमकाया तो पता लगा ये नागपुर था ही नहीं, ये गढ़चिरौली था। हम गढ़चिरौली में पहुंचे हुए थे और गढ़चिरौली के जंगलों से बाहर निकले थे। नागपुर बहुत ज़्यादा दूर था। मैं सीधा ऑटो में बैठा और हुसनैन को कहने लगा, देखो हुसनैन चाचा पहुंचा तो सही समय में, साल 2024 में, ये साल कोई और है। फिर हुसनैन चाचा कहने लगे, आँख में थोड़ा कचरा पड़ गया था, इसी कारण सही नज़र नहीं आया। मैं उन्हें गलत कहता भी तो कैसे कहता, हमारी आँख में कचरा पड़ता है तो हम आँख मलते हैं, लेकिन दूसरी आँख से तो दिखता है ना, जिसकी आँख ही एक हो उसी में कचरा पड़ गया, इसीलिए गलत बटन दबा दिए या क्या हो गया। अब 10 मिनट वहीं पर रुकने के बाद हुसनैन ने फिर से मीटर घुमाया और कहने लगा, नागपुर साल 2024, रेलवे स्टेशन कहाँ होगा, यहाँ, तो ये मैंने नक्शे में लगा दिया, ये देखो साल लगा दिया, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, फिर मत कहना धोखा दे दिया। साल लगाया, जगह लगाई, पहुँचने लगे हम, ये दबाया बटन, ये घुमाया एक्सेलरेटर, सामने सफ़ेद सफ़ेद रोशनी चमकने लगी। खुश था मैं। वैसे भी प्यार इतनी आसानी से थोड़े ना मिलता है, कुछ कड़वे घूंट तो पीने पड़ते हैं। मैं ये कड़वे घूंट पी रहा था। ऑटो में झटके लग रहे। मैंने कहा, ये समय यात्रा करवा रहे हो या किसी टूटी फूटी सड़क पर घुमा रहे हो, गांव में ले जा रहे हो? उसने कहा, समय टूटा फूटा सा है, ये ऐसा ही होता है, जब समय यात्रा करते हैं तो टूटे फूटे रास्ते आते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही वो रोशनी आंखें चुंधियाना बंद की, हम एक ऐसी जगह थे, नागपुर हो ही नहीं सकता। रेगिस्तान चारों तरफ, रेत के बीच फंसा हुआ वो ऑटो। गर्मी ऐसी सहन नहीं की जा रही। ऑटो के बीच बैठे हुए ऊपर लगा चमड़ा पिघलने लगा था। 5 मिनट में मैंने हुसनैन को कहा, चाचा रेगिस्तान में कहाँ लेकर आ गए, नागपुर में रेगिस्तान कहाँ से आ गया? तब हुसनैन चाचा ने कहा, ये देखो मीटर सही लगाया ना, मेरी क्या गलती? मैंने कहा, चाचा ऑटो को समय यात्रा बनाने की स्कीम किसने दी थी? तब हुसनैन मुस्कुराते हुए कहने लगे, अब वो कुछ राज हैं ज़रूरी, अब क्या बताऊं, हमें 25 मिनट यहाँ रुकना होगा। मैंने बाहर निकलकर ऊपर की तरफ मुंह किया। सूरज ऐसा लग रहा था जैसे ओवन बना हुआ हो। यहाँ पर 25 मिनट में हम पूरी तरह से जल जाएंगे, आग लग जाएगी हमें। मैंने कहा, हुसनैन चाचा ऑटो चलाओ, पेड़ के नीचे चलते हैं। उस रेगिस्तान में आधा घंटा मैंने हुसनैन के साथ बिताया था। बार बार बेहद उदास हो जाता था मेरी कहानी सुनकर, और मुझे लग रही थी गर्मी। पसीने से भीगा पड़ा था मैं।
क्या बताऊं वो आधा घंटा कैसे निकला। हुस्नैन, जिसकी एक आंख दाईं तरफ गई होती और दूसरी आंख बाईं तरफ, बात वो मुझसे कर रहा होता और कहता, देख उधर। किधर देखूं? तेरी एक आंख दाएं चले जाती है, एक आंख बाएं चले जाती है, देखूं तो किस तरफ? और जब मैं कहता किस तरफ तो वो पूछता, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? उस तरफ इशारा कर तो रहा हूं अपनी आंख से। मुझे गुस्सा बहुत आता, लेकिन मजबूरी थी, जरूरत थी मुझे उसकी। मैंने आधा घंटा होने के बाद हुस्नैन को कहा, देखिए आप ये मशीन को ना सही से हाथ मारकर सही जगह चलाइएगा। उन्होंने कहा, देखो हाथ नहीं मारने वाला, ये इसके अंदर वाले जो यंत्र है ना वो हिल जाते हैं कभी कभी, तुम्हें नहीं पता कितना खतरा होता है। मैंने कहा, इससे ज़्यादा थोड़े ना होगा ना, रेगिस्तान में पहुंच गए, पता नहीं कौन सी जगह है, यहाँ कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। सहारा की रेगिस्तान है ये या भारत के हैं? कहीं सऊदी अरब तो नहीं पहुंच गए? गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखिए सही से चलाइए, हाथ मारिए। मैं खुद हाथ मारना चाहता था क्योंकि वो हाथ मारने को तैयार नहीं। घर में जब टीवी का रिमोट नहीं चलता तो उसे मारना पड़ता है। मुझे लगा यहाँ भी वैसा करना ही होगा। उसने बटन दबाए, मैंने जोर से हाथ मारा और फिर क्या, फिर से हम रोशनी में, और हुस्नैन गुस्से से मेरी तरफ देख रहे और कहने लगे, इस बार कोई गड़बड़ हुई मुझे मत कहना, देखो मैं तो ऑटो सीधा ही चला रहा हूं, ये तुम्हारे कहने पर किया है मैंने। इसके बाद क्या, उम्मीद नहीं थी हम ऐसी जगह पहुंचेंगे। इसे जंगल नहीं कह सकते, मैदानी सा इलाका था, सड़क नहीं थी, कच्चा सा रास्ता था। इधर उधर देखने लगे, दूर दूर तक हमें कोई नजर नहीं आ रहा, ना कोई घर ना कोई इमारत। लोग जरूर नजर आए थे, लेकिन हमें देखकर वो लोग ऐसे भाग रहे, और अधनंगे से लोग, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे माना कि गर्मी है लेकिन अधनंगे कपड़े पहनकर औरतें मर्द क्यों यहाँ घूम रहे हैं? यहाँ कौन सा फैशन शो चल रहा है, वो भी ऐसे बंजर इलाके में? वहां एक आदमी बैठा हुआ था जो पेड़ के नीचे बैठा। मैंने हुस्नैन को कहा, जरा ऑटो उसके पास लेकर जाना, दूर है, चलकर जाने में फायदा नहीं, वैसे भी पानी नहीं पिया है, रेगिस्तान से निकल कर आए हैं, ऑटो उस तरफ करना। मैंने उसे ऑटो उसके पास लगाने के लिए कहा था, उसके ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं कहा था। उसने ऑटो इतनी तेज चलाया, उसके ऊपर चढ़ा दिया। फिर कहने लगा, ओह एक आंख से एंगल का पता ही नहीं चलता, मुझे लगा मैं लेफ्ट साइड मुड़ने वाला हूँ, ये तो राइट साइड मुड़ गया, माफ करना, ऑटो ऊपर से निकल गया। ऑटो का वजन ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी हड्डियां चरमराती हैं। मैंने हुस्नैन को कहा, भगाओ। वो ऑटो तेज चलाने लगा। फिर 10 लोग घोड़े लेकर, भाले लेकर हमारे पीछे थे, और उन्होंने जैसे कवच पहने हुए, जैसे कपड़े पहने। मैंने हुस्नैन को कहा, कौन से समय में पहुंचा दिया है, इनसे तो पूछेंगे, ये साल भी नहीं बताएंगे। भाले लेकर सैनिक पीछे पड़े हुए थे, पुराने जमाने में पहुंचा दिया हुस्नैन ने। मैंने कहा, ये कहाँ ले आए, एक तो काने, ऊपर से टेढ़ी मेढ़ी हरकतें। हुस्नैन ने चमाट मारकर कहा, हाथ मारने के लिए किसने कहा था? बताओ, हाथ मारने के लिए किसने कहा था? कौन से जमाने में पहुंचा दिया? तुम्हें पता है ना, धीरे धीरे आगे पीछे जाया जाता है, तुम तो समय में बहुत ज्यादा पीछे ले आए। अब आधा घंटा निकालना है भालों से बचते हुए। ऑटो पेट्रोल पर चल रहा था, टंकी फुल थी, लेकिन सड़क नहीं थी, बंजर इलाका, पेड़ पौधे पत्थर, रास्ते नहीं थे। ऑटो कई बार उछलता, माना वो घोड़े पर थे, लेकिन ऑटो की रफ्तार तेज। घुड़सवार थक गए, भाले छोड़ छोड़ कर मारे। एक बार मेरे सर के करीब से गुजरता हुआ, हुस्नैन के सर के करीब से गुजरता हुआ, आगे वाले कांच में छेद बनाता हुआ आगे से निकला था। उसके बाद मुझे लगा, बड़ी मुश्किल से बचे हैं हुस्नैन जी, भगाइए। ऑटो चलाने में उस्ताद थे, भले ही दाईं तरफ बोलो तो बाईं तरफ घुमा लेते थे, लेकिन फिर भी चलाते तेज थे। बचा लिया उन्होंने हमें। फिर ध्यान से मैंने ऑटो के अंदर देखा, गोलियों के निशान, छेद, पंजों के निशान, सांप की चमड़ी, मगरमच्छ का मांस, छोटे छोटे टुकड़े, ऐसी ऐसी चीज़ों के ऑटो के अंदर पड़े हुए। आंखें खुल गई मेरी। समय यात्रा करने वाला ऑटो, ये हुस्नैन का बच्चा कहाँ कहाँ घुसा कर लेकर आया होगा। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है। ये हमें अपने सही समय में पहुंचा पाएगा? कहीं ऐसा ना हो सदियों पीछे छोड़ आए और
फिर तो आगे मरकर भी नहीं पहुंच पाऊंगा, 7 जन्मों तक नहीं, सच वाले 7 जन्मों तक नहीं, अगर सदियों पीछे ले आया। बंजर इलाके में ऑटो चलाते चलाते कैसे बचे, ये मैं कैसे बताऊं। यह अनुभव डरावना था। गुफाओं में छिप गए हम। आधा घंटा बीतने के बाद बाहर से आवाजें आ रही और मैंने हुसनैन को कहा, ऑटो सही चलाना, इस बार समय यात्रा सही करवाना, और ऐसा ना हो कि समय यात्रा समय पर ना हो पाए। हमारा समय गुजर जाएगा। भाले छाती पे और कहाँ कहाँ घुसेड़ कर मारेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये सदियों पीछे का समय है। वापस लेकर चलो, आगे का समय दिखाओ, कुछ आगे। फिर क्या हुसनैन ने वो बटन से दबाए, वो कई पहिए से घुमाए। वहां पर नागपुर रेलवे स्टेशन 2024 लिखा। मैंने कहा इस बार सही से दबाना। उसने कहा तू दबा ले, हर बार मैं ऐसा ही तो करता हूँ, इसे सेट करता हूँ और वहां पहुंच जाता हूँ। मैंने कहा तो फिर ये मगरमच्छ की चमड़ी, ये बाकी सब कुछ। उसने कहा ऑटो पुराना है, ऑटो पुराना है तो कभी कभी यंत्र हिल जाते हैं, मैं क्या करूं, लेकिन मैं सही जगह हर बार पहुंचा हूं, इसीलिए थोड़ा कम इस्तेमाल करता हूं। अब भविष्य में जाना है। ये दबाया बटन, ऑटो चलने लगा। आंखें चुंधिया गई, रोशनी चमकने लगी और जैसे ही ऑटो सड़क पर पहुंचा मुझे लगा ये अच्छा है, तारकोल की बनी हुई सड़क। इसे देखकर इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं आई होगी। पुराने जमाने में मरने से अच्छा है इस जमाने में मरना। और कहते हैं कभी भी जल्दबाजी में ऊपर वाले से कुछ मांगना नहीं चाहिए, आपको वैसा ही मिल जाता है। ऑटो के सामने सड़क जरूर थी, आसपास बिल्डिंग थी, लेकिन ये भारत की बिल्डिंग नहीं, और गाड़ियां नहीं थी आगे, बैरक नजर आ रहे। और जैसे ही ऑटो के पास से टैंक का गोला निकल कर गया, वो धमाके की आवाज समझ में आई। पुराने जमाने के टैंक थे, लंदन शहर में थे हम, दूसरे विश्व युद्ध का समय। जहाजों की आवाजें आ रही ऊपर से, और लंदन शहर की सड़कों पर ये ऑटो रिक्शा मुंबई वाला चला रहे हम। ऐसा लग रहा था मौत को दावत दी हुई है हमने। गोलियां दाएं से बाएं से चल रही, युद्ध चल रहा था, और युद्ध के बीच हुसनैन ने पहुंचा दिया था हमें। हुसनैन ऑटो चला रहा, छोटी छोटी गलियों से निकाल रहा। फौजी हर तरफ थे, कुछ जर्मन फौजी तो कुछ हेलाई फौज के। वो सैनिक देख देख गोलियां चला रहे। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था हम उस ऑटो से बच कैसे रहे थे। छोटी गलियां होने के कारण ना तो टैंक घुस पा रहा, ना फौजी पीछे भाग पा रहे। 80 की रफ्तार से गलियों से निकलते हुए हम वहां एक खास बैरक के पीछे ऑटो लगाकर चुपचाप रुक गए। 15 मिनट बाकी थे। एक गोली 1 सेकंड लगता है सर के आर पार होने में, बस उतना समय था मौत के इतने करीब। मैंने हुसनैन की तरफ देखा और मैंने उंगली उसकी सीधा आंख में मारी। ये पत्थर वाली आंख निकाल। हुसनैन नीचे गिर गया। आई आई आई, ये वाली असली है, ये वाली क्यों निकालना चाहता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हुसनैन की एक आंख पहले ही जा चुकी थी, दूसरी भी निकालने वाला था मैं। गलती हो गई। उसने अपनी वो पत्थर वाली आंख निकाली। फिर हुसनैन कहने लगा, अब बता बच्चे, क्या करूं अब मैं? 15 मिनट कैसे निकालूं? ये पत्थर मार के किसी के सर में छेद करेगा। युद्ध में है हम, दूसरे विश्व युद्ध में। जहाज ऊपर से निकले जा रहे थे, धमाकों की आवाज दाएं बाएं से होती जा रही थी। इतना साफ था लंदन शहर है, लेकिन लंदन जाने की ख्वाहिश ऐसे पूरी होगी सोचा ना था मैंने। ऑटो रिक्शा 15 मिनट बैरक के पीछे लगाए हुए, टांगें कांप रही थी, लेकिन 15 मिनट गुजरे और मैंने हुसनैन को कहा, हुसनैन जी चलाइए ऑटो, इससे पहले कि मौत आ जाए। धम धम की आवाजें, टैंक बेहद करीब, और हमने ऑटो चलाया। भगवान का नाम लिया और मैंने कहा, मेरे इश्क को पूरा कर दो, मेरे इश्क को पूरा कर दो भगवान। हुसनैन ने नागपुर रेलवे स्टेशन साल 2024 फिर से किया, लेकिन मैं फिर से भगवान को याद करके, इस बार कर दो, ऐसा ना हो हम सीधा जापान पहुंच जाएं।
जब हिरोशिमा या नागासाकी का बम गिरने वाला हो, वहां से तो नहीं बच पाएंगे। रोशनी ने आंखें चुंधियाई और जैसे ही ऑटो उस जगह पहुंचा, मेरा मुंह खुल गया। ऑटो के बाहर निकला, बाजुएं फैलाकर मैंने कहा था, मौत कबूल कर ले। मुझे सामने डायनासोर नजर आया। फिर क्या, मेरा दिमाग घूम गया। ये सदियों पीछे ले आया है, ये लाखों साल पीछे ले आया है डायनासोर। बाजुएं फैलाई मैंने, टांगें कांप रही डायनासोर को देखकर। डायनासोर ने मुंह खोला और आवाज आई, हाँ। फिर शांति। डायनासोर ने मुंह बंद कर लिया। मैंने बाजू नीचे की, फिर से डायनासोर ने मुंह खोला। मैंने बाजू फिर से फैलाई और पीछे से एक आदमी ने मेरे चमाट मारी। मैंने कहा, हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी समय यात्रा करके डायनासोर के जमाने में आए हो? उसने कहा, ओ पागल, साइड हो जा, मेरे परिवार को निकलना है। तेरा दिमाग खराब है? ये डायनासोर नहीं, नकली डायनासोर है। हम डायनो पार्क में हैं। ऐसे पागल पीकर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। डायनो पार्क में थे। मैंने उस आदमी को कहा, भाई साहब, साल कौन सा है, बस बता दो। उसने कहा, पागल है बेवड़े, 2024 चल रहा है। बस फिर क्या, खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, तारीख बता दो। उसने तारीख बताई, ये वही तारीख थी। मैंने कहा, भाई साहब, जगह बता दो, बस आपकी मेहरबानी होगी। उसने कहा, नागपुर। बस मेरी आंखें खुल गई और हुसनैन ने कहा, गले से लगा ले। मैंने कहा, धत तेरी ऐसी की तैसी, तूने मरवाना था मुझे, मैं सही समय पर आया हूँ, छोड़ मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। उसने कहा, मैं ऑटो में लेकर चलता हूँ। मैंने कहा, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे ऑटो में मैं मरने वाला था, मुझे लगा डायनासोर कहाँ जाएगा मुझे। उसने कहा, सही समय पर पहुँचा दिया, मैं ऑटो निकालता हूँ, तू ऐसा कर, किसी टैक्सी से पहुँच, यहाँ रेलवे स्टेशन कितनी दूर है पूछ। मैंने पूछा, रेलवे स्टेशन 7 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं निकला जल्दी से टैक्सी लेकर। पैसे भीगे पड़े थे पसीने से, रेगिस्तानी पसीना। नोट किसी तरह टैक्सी वाले ने लिए, मुझे स्टेशन पहुंचाया। और कमाल की बात, मैं बिल्कुल उस समय पहुंचा। ट्रेन चलने वाली थी। लड़की बेंच पर बैठी हुई और एक तरफ लगी हुई भीड़। पता था मुझे इस क्षण का, ये वो क्षण था, ये वो पल था जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। लेकिन मुझे हुसनैन के वो शब्द याद आए, जो भी करना सिर्फ जानकारी निकालना और वापस अपने समय में जाना है। इतिहास बदलने पर भविष्य बदल सकता है। छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी है, सिर्फ जानकारी निकालनी है। भागा मैं उस बेंच के पास। वो लड़की कहने लगी, अरे तुम तो वहां थे ना, तो यहां कैसे? मैंने कहा, मुझे एड्रेस दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एड्रेस बताओ। वो थोड़ी सी घबराई, थोड़ी सी डरी। आखिर उसने अपना एड्रेस दिया। उसका नाम सुनैना था, इंदौर के रहने वाली एक सरकारी टीचर। मुझे घर का एड्रेस तक बताया और कहने लगी, देखो कभी तो मतलब मिलेंगे ना, तुम मिलने तो आओगे ना? मैंने कहा, बिल्कुल। फिर क्या, सुनैना ट्रेन में बैठी। ट्रेन चल पड़ी थी और मैं एक कोने में मुंह ढक कर छिप गया। फिर देखा मैंने अपने इतिहास को। भाग कर पहुंचा था मैं उसी बेंच के पास। ना तो वो लड़की जिसका नाम अब मुझे पता था सुनैना मौजूद नहीं थी, ट्रेन जा चुकी थी। वो दर्द मैंने 1 साल तक सहा था, लेकिन अब सब कुछ जान गया था। हुसनैन के मुताबिक मैं एक ही समय में 2 जगह नहीं रह सकता। मुझे बस जानकारी जुटाकर निकलना होगा, इससे पहले कि मैं कोई गलती कर दूं। जैसे ही मैं डायनो पार्क पहुंचा, हुसनैन को लोग पीट रहे थे। डायनो पार्क के अंदर ऑटो घुसा डाली थी उसने और लोग पूछ रहे कैसे। मैंने कहा, मैं ऑफिसर हूं, मैं पुलिस ऑफिसर, 1 मिनट पूछताछ करनी है। छोड़ो ऑटो को छोड़ो। ऐसे वहां फंसा हुआ वो ऑटो। मैंने हुसनैन को कहा, हुसनैन जी, सबको दूर कर दिया है, झाड़ियों के पीछे हैं हम, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कैसे गायब हुए हैं। इतिहास नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा, निकलिए, अब निकलिए, आधा घंटा हो चुका है, 1 साल
वही जगह पहुंचाइएगा। अगर इस बार आपने किसी ऐसी जगह पहुंचाया जहां से बच ना पाए, देखो मैं श्राप दे दूंगा, आपको श्राप दे दूंगा। मैं जानता था हुसनैन जी वो यंत्र को चलाएंगे जो ऑटो में लगा है। ऐसा ना हो धरती के बनने पर पहुंचा दे। भुनना नहीं चाहता था मैं यही चाहता था कि किसी और गैलेक्सी में पहुंचा दे। क्षमता बहुत थी ऑटो में, क्षमता। हुसनैन जी ने ऑटो चलाया। सफेद रोशनी ने आंखें चुधियाई और टांगें मेरी कांप रही थी। कभी तो नजर गोलियों के वो छेद की तरफ जाती, कभी भाले का छेद जो कांच में बना था उस तरफ मैं देखता। गलत समय में हमें नहीं जाना है। जादू ही हो गया। हुसनैन जी का घर। ऑटो जैसे ही घर में पहुंचा मैंने छलांग लगाई। बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। हुसनैन जी पीछे से, देखो काम कर दिया ना, कमाल की चीज है ना मेरे जिन्हें से बनवाई है। मैं एक बार ना मुक्का बनाकर हुसनैन जी के मुंह पर मारना चाहता था। 60 साल की उम्र थी उनकी, जान से मारना नहीं चाहता था, बस इसीलिए रुक गया। फिर खुद को अंदर से रोकते हुए, काम तो कर दिया, इतना तो मानना पड़ेगा कि काम तो कर दिया था। आखिरकार उस बेवड़े को गले से लगाया और मैंने कहा, ये ऑटो खत्म कर दीजिएगा, तबाह कर दीजिएगा, इसको जोड़िएगा मत, ये किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। और उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा होने दे ही नहीं सकता। तुम्हें पता है इतिहास बदलने से भविष्य बदलता है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बस अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता हूँ और फिर क्या वापस आ जाता हूँ। तुम्हारे काम के लिए ये सब किया है मैंने। देख रहा था हुसनैन जी को, हर बार जिंदा वापस कैसे आ जाते हैं। इस बार तो लगा नहीं था बचेंगे हम। भागा मैं इंदौर की तरफ। कपड़े गंदे थे, भले ही जी वैगन में बैठा, लेकिन मुझसे जो दुर्गंध आ रही मैं बयां नहीं कर सकता। घर पहुंचकर तैयार हुआ और जी वैगन लेकर घर से निकला था सीधा इंदौर की तरफ। सुनैना को सरप्राइज देना चाहता था। अपने प्यार को पाने की कोशिश की है मैंने, बस एक और दुख ना मिल जाए। 1 साल बीत चुका है। मैंने कहा था उसे मैं आऊंगा, लेकिन क्या 1 साल तक वो मेरा इंतजार करेगी? मैं उसे ये भी बता नहीं पाया कि मैं कहाँ का रहने वाला हूं। मैं बताता तो इतिहास बदल जाता। मैं उस घर के आगे जब बेल बजा रहा था, जादू ही था उस पल में। जैसे ही सुनैना बाहर निकली, देखती रह गई थी मुझे वो भी। पल रुका हुआ था, नजरें मेरी भी हट नहीं रही थी, चेहरा निहार रहे थे हम दोनों। फिर उसने मेरी गाल पर जो चमाट लगाई थी वो प्यार था उसका, क्योंकि शब्द बयां कर गए। 1 साल लगा दिया तुमने? तुम्हें नहीं पता 1 साल कैसा था? मुझे लगा था मेरी जिंदगी बदल गई है, फिर लगा एक और धोखेबाज मिल गया। मैं भी क्या बताता उसे, सच वो सुन सकती थी। उसके लिए क्या किया है वो समझ सकती थी। कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन इंतजार उसने किया था, इंतजार मैंने भी किया था। आखिरकार गले से लगा ही लिया उसने और मेरा प्यार भी परवान चढ़ गया। उम्र उसकी भी 40 थी, मिलने वाला उसे भी कोई नहीं था। उम्र मेरी भी 40 थी, मैंने भी जिंदगी को भांप लिया था। ये एक अधूरी प्रेम कहानी कहूं या पूरी प्रेम कहानी कहूं, मेरी जिंदगी की आप बीती बेहद अजीब है। अगर समय यात्रा ना करता तो शायद ये प्रेम कहानी पूरी ही ना होती। लेकिन छेड़छाड़ इतिहास से नहीं की है मैंने, और किरदार कुछ ऐसे मिले, हालात कुछ ऐसे बने, जिंदगी और मौत में फर्क करना असंभव हो गया था। अपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अपनी आप बीती तो बता दी है मैंने, यकीनन आपको पसंद भी आई होगी। अपने विचार ज़रूर बताइएगा, मैं भी जानना चाहूँगा। अगर आपको ऐसा मौका मिले, क्या आप भी हुसनैन जी से समय यात्रा करके अपने इतिहास में वो जानकारी निकालना चाहेंगे?
या बदलना चाहेंगे अपने इतिहास को? जवाब ज़रूर दीजिएगा।